हेलो एवरीवन, मैं वैभव श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस प्राइड पर। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमने डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स की बात कर ली है, डिफरेंट टेक्निक्स की बात कर ली है, जिनके थ्रू हम वाटर को प्रोवाइड कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड पर या अप्लाइड कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड पर। आज जो मैं बात करने वाला हूं यहां पर उस वाटर की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं वाटर क्वालिटी के रिगार्डिंग कि जो हमें इरिगेशन वाटर देना है उसकी क्वालिटी। जैसे कि आप ड्रिंकिंग वाटर यूज कर रहे हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर यूज कर रहे हैं उस ड्रिंकिंग वाटर की कुछ ना कुछ क्वालिटी है। क्या आप कोई भी पानी पी लेते हैं? नहीं, आपको कुछ सर्टेन पैरामीटर हैं, कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी हैं, कुछ सर्टेन एलिमेंट्स हैं आपके पानी में अवेलेबल होना चाहिए या वो अवेलेबल नहीं होना चाहिए। उसके बेसिस पर आप बात करते हैं वो ड्रिंकिंग वाटर की कैटेगरीज में आ रहा है, वॉशिंग वाटर की कैटेगरीज में आ रहा है, या किस कैटेगरीज में हमारा आ रहा है। उसी तरीके से बात करेंगे इरिगेशन वाटर में। जो हम बात करने वाले हैं क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर की आज बात करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या है? क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। अब हम बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, तो क्वालिटी अफेक्ट किस किस कारण से हो रही है हमें यह बात पता करना जरूरी है। क्वालिटी अफेक्ट किस किस कारण से हो रही है ये हमें बात करना पता चलना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, एक पानी है, उस पानी में क्या क्या है? द फॉलोइंग पैरामीटर्स अफेक्ट वाटर क्वालिटी। कौन सी वाटर क्वालिटी को? इरिगेशन वाटर क्वालिटी की बात कर रहे हैं। फॉलोइंग पैरामीटर अफेक्ट्स वाटर क्वालिटी। कौन कौन से पैरामीटर है? पहला पैरामीटर है सेडिमेंट से मतलब क्या है? सेडिमेंट से मतलब क्या है? डस्ट के पार्टिकल। सेडिमेंट से मतलब क्या है? सॉइल के पार्टिकल। डिफरेंट तरीके के छोटे छोटे पार्टिकल, उनको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट बोलते हैं। अब सेडिमेंट किस तरीके से अफेक्ट करेंगे तो वो हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, सेडिमेंट कैसे अफेक्ट करेगा। मान लीजिए एक सॉइल है, उसमें वॉइड्स हैं, सॉइल के ऊपर पानी डाला, वॉइड्स के थ्रू पानी नीचे रूट जोन में पहुंचा और उस पानी को यूटिलाइज किया गया ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। किसके? जड़ों से तने तक, तने से पत्तियों तक। तो उस कंडीशंस में पानी रूट जोन में अवेलेबल होना चाहिए। बट अगर सेडिमेंट्स आ गए और मान लीजिए ये सॉइल के पार्टिकल है, ठीक है, इस सॉइल के पार्टिकल में जो हमारा सेडिमेंट है वो सेडिमेंट यहां आकर के बैठ गया। समझना, सेडिमेंट यहां आकर के बैठ गया। अगर ये सेडिमेंट आकर के बैठा, पानी को जाने के लिए रास्ता ब्लॉक कर दिया और पानी अगर नहीं पहुंचा तो क्या सेडिमेंट ने अफेक्ट किया या नहीं? तो हम बात करते हैं सेडिमेंट हमारा अफेक्ट करते हैं, बट इसे ज्यादा कंसीडरेबल नहीं माना गया है। हमने माना है कि ये सेडिमेंट्स जब एक बार हम फसल को काटेंगे, उसके बाद प्लॉइंग करेंगे, मतलब खेत की जुताई करेंगे हल के द्वारा, तो उस कंडीशन में ये सेडिमेंट हमें उथल पुथल होकर के निकल जाएंगे। अगर, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दूसरा पैरामीटर की बात करते हैं, तो दूसरा पैरामीटर जो है वो सॉल्यूबल साल्ट है। सॉल्यूबल साल्ट, ठीक है, सॉल्यूबल साल्ट्स। अब सॉल्यूबल साल्ट्स किस तरीके से अफेक्ट करेंगे? तो अगर हम बात करते हैं सॉल्यूबल साल्ट्स की, तो सॉल्यूबल साल्ट्स किस तरीके से अफेक्ट करते हैं? ये पानी की पीएच को अफेक्ट करेंगे। जैसे कि एक सिंपल सॉइल है, ठीक है, सिंपल सॉइल में आप कभी करके देखना, नमक का पानी डाल देना, जितने भी पौधे हैं वहां पर वो सारे पौधे मुरझा जाएंगे एक दिन के अंदर। क्यों? क्योंकि मिट्टी की पीएच चेंज हो गई है, और मिट्टी का पीएच चेंज हुआ तो एक सर्टेन पीएच रेंज चाहिए पड़ती है जिसमें हमारी क्रॉप्स ग्रो कर रही होती है, क्योंकि उस सर्टेन पीएच रेंज में ही हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हमारे सॉइल में अवेलेबल हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो सॉल्युबल सॉल्ट्स किसको अफेक्ट करेगा? इट अफेक्ट्स पीएच ऑफ सॉइल। अगर हम बात करते हैं ये किसको अफेक्ट करता है? It affects pH of soil. Soil की pH को अफेक्ट करेगा, which reduces the fertility of soil. ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो सोडियम आयन कंसंट्रेशन ये कैसे अफेक्ट करती है सर? इसका बारे में बताइएगा। देखिएगा, सोडियम एक ऐसा कंपाउंड है जो सॉइल के एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा। देखिए, सॉइल के एलिमेंट के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, और सॉइल के साथ रिएक्ट करके जो हमारा सॉइल है इसको या तो ये प्लास्टिक एलिमेंट में कन्वर्ट कर देगा, किसमें? प्लास्टिक, चिपचिपा बना देगा। सॉइल को
स्टिकी बनाएगा। स्टिकी, स्टिकी बनाने का मतलब क्या है? स्टिकी बनाएगा, स्टिकी बनाने का मतलब क्या है? चिपचिपा बनाएगा। और जब सॉइल को चिपचिपा बना देता है, ध्यान रखना, सॉइल को क्या करेगा? चिपचिपा बना देगा। चिपचिपा बनाएगा तो सॉइल के पार्टिकल क्या हो जाएंगे? पार्टिकल कम्स क्लोजर, पार्टिकल कम्स क्लोजर, पार्टिकल क्लोज आए और जो पोर्स हैं, जो कि वॉइड्स हैं, वो क्या हो गए? बंद हो गए या कम हो गए। और वॉइड्स बंद हो गए तो वाटर का परकोलेशन रुक गया, वाटर का परकोलेशन रुक गया, और वाटर का परकोलेशन भी कम हो गया तो हमारी जो ईल्ड है वो ईल्ड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सोडियम ने क्या किया? अगर सोडियम गीले सॉइल के साथ अवेलेबल है तो हमारे सॉइल को कैसा बना देगा? हमारे सॉइल को बना देगा स्टिकी, जिसके कारण पोर्स हो जाएंगे। और अगर एक बार ये ड्राई हो गया तो सोडियम क्या करेगा? सॉइल को क्रम्बल्ड कर देगा, तोड़ देगा। जैसे कि तुमने देखा होगा ब्लैक कॉटन सॉइल में, ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या होता है? ब्लैक कॉटन सॉइल में कुछ ऐसा होता है कि ब्लैक कॉटन सॉइल में ये तुमने पानी कम होगा तो दरारें पड़ जाती हैं या नहीं? मार्क्स देखें तो उस तरीके का फिनोमेना कर देगा। तो सोडियम कंसंट्रेशन भी एक लिमिट में होना चाहिए, उस लिमिट की हम बात करेंगे किस तरीके से। तो ये तो बात समझ में आई कि सोडियम किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। तो यहां पर मैं केवल बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं किस तरीके से ये पैरामीटर अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोरॉन कंसंट्रेशन की। किसकी बात करेंगे? बोरॉन कंसंट्रेशन। अब बोरॉन कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करेगा? पहली बात तो एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, बोरॉन का सोर्स क्या होगा? बोरॉन का सोर्स, तो बोरॉन का जो सोर्स होता है वो होता है सोप, साबुन। तुमने घर में देखा होगा, अगर तुम जिस पानी से कपड़े धो रहे हो वो पानी कभी तुम अपने गमलों में डाल के देखना, क्या होगा? अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा पानी डाल दोगे तो वहां पर पेड़ों की जो ईल्डिंग है मुरझा जाएंगे या उनका कलर चेंज हो जाएगा, किसी ना किसी पैरामीटर में चेंजेस आ जाएंगे। और जब चेंजेस आ जाएंगे तो वहां पर बोरान कंसंट्रेशन हमें चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम बोरान कंसंट्रेशन की बात करें तो यहां पर एक कंपाउंड होता है, एलिमेंट होता है सेलियम। सेलियम बना लेता है, किसका निर्माण करता है? सेलियम। सेलियम का निर्माण कर लेता है, सॉरी सेलिनियम है, सॉरी सेलिनियम है। जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट बनेगा यहां पर वो एलिमेंट होता है सेलिनियम। सेलिनियम, सेलिनियम एलिमेंट जो है, बोरान का एक एलिमेंट है सेलिनियम, वो यहां पर सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सेलेनियम की बात करते हैं तो सेलेनियम जो एलिमेंट है वो हमारा बोरान कंसंट्रेशन से अफेक्ट होता है, ठीक है। बोरान कंसंट्रेशन कौन अफेक्ट होता है? सेलेनियम। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे छोटे मोटे एलिमेंट जैसे सल्फर, सल्फर फॉस्फेट, सल्फर फॉस्फेट एंड हमारा पोटेशियम के कंपाउंड, ये सारे भी हमारे अफेक्ट करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को। तो इन जनरल अगर हम लिखना चाहें तो ये सारे एलिमेंट क्या करते हैं? ऑल दीज एलिमेंट्स affects the fertility of soil, सॉइल की उपजाऊता को ये अफेक्ट कर रहे होते हैं। ये सभी के सभी एलिमेंट क्या कर रहे होते हैं? सॉइल की उपयोगिता को क्या कर रहे होते हैं? अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये कंडीशन हमें यहां पर देखना है कि किस तरीके से ये यहां पर काम कर रहे होते हैं। इतनी चीजें क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, फिर हम एक एक करके बात करें। देखिए सेडिमेंट की बात मैं यहां पर नहीं करूंगा ज्यादा, मैं बात करूंगा सीधे सॉल्युबल साल्ट से, क्योंकि सेडिमेंट को उतना वेटेज नहीं देते हैं, ये फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम एलिमिनेट कर देते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंट भी, जब भी ड्रिंकिंग वाटर दिया जाता है या सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है तो सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है। क्या किया जाता है? स्क्रीनिंग। यहां पर भी स्क्रीनिंग करके हम सेडिमेंट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्ट कंसंट्रेशन की या सॉल्युबल सॉल्ट की, जो पानी में घुले हुए होते हैं। तो पहला पॉइंट डालेंगे हम सॉल्ट कंसंट्रेशन या सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्ट कंसंट्रेशन या हम बोलेंगे इसको क्या? सॉल्युबल सॉल्ट। तो
अभी आज हमने बात की सॉल्युबल सॉइल्ट क्या करेंगे, ये पानी की पीएच को सॉइल की पीएच को अफेक्ट करेंगे, और सॉइल की पीएच को अफेक्ट करने के साथ या तो सॉइल को फर्टाइल बना देते हैं, या तो सॉइल को मोर फर्टाइल बना सकते हैं या बंजर बना सकते हैं, लेस फर्टाइल। तो जनरली जो केसेस होते हैं वो लेस फर्टाइल बनाने के होते हैं। तो हम लिखेंगे द कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम प्रेजेंट इन irrigation water makes the agricultural land barren यानी बंजर if exceeds a permissible limit। अगर एक परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं तो वो किस तरीके का बना दे सकते हैं, बैरन बनाने लगते हैं, मतलब वहां पर लेस फर्टिलिटी दिखाने लगते हैं। लेस फर्टिलिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट परमिसिबल लिमिट। हमने एक पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर, एक्सीड अ परमिसिबल लिमिट। वो परमिसिबल लिमिट कितनी है? अब हमसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भैया बताइएगा कि वो परमिसिबल लिमिट कितनी है। तो जनरली इफ सॉल्ट कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 700 ppm, और ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन या फिर मिलीग्राम पर लीटर। If greater than 700 ppm, it is harmful for some crops। कुछ क्रॉप्स के लिए इट इज हार्मफुल हो जाता है, और कुछ क्रॉप्स इस लिमिट को बियर कर सकते हैं। बट इफ सॉल्ट कंसंट्रेशन एक्सीड 2000 ppm, कितने से ज्यादा, 2000 ppm से ज्यादा होता है, तो इट इज harmful almost all the crops। हर एक क्रॉप्स के लिए वो हार्मफुल हो जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप द सॉल्ट कंसंट्रेशंस शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ऑप्शन ए 700, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमने क्या बोला, फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप। अगर मोस्ट ऑफ द क्रॉप बोला है मतलब ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप होगा या नहीं, और ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप होगा है 2000 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। और अगर बोले फॉर सम क्रॉप्स द लिमिट एट विच सम क्रॉप्स कैन स्टैंड, वो लिमिट क्या है, वो हमारी 700 ppm हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, 700 ppm। तो ये दो लिमिट हैं जो हमें याद रखने हैं, ये पैरामीटर बहुत याद रखना है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला है कि सॉल्ट कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस्ड किस में करते हैं। तो सॉल्ट कंसंट्रेशन को जो एक्सप्रेस किया जाता है वो सैलिनिटी कंसंट्रेशन में एक्सप्रेस किया जाता है। तो अगर हम बात करें सॉल्ट कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन सैलिनिटी कंसंट्रेशन, किसमें, सैलिनिटी कंसंट्रेशन आइदर इन ppm और इन मिलीग्राम पर लिमिट, मिलीग्राम पर लीटर। तो सैलिनिटी कंसंट्रेशन, अगर हम सैलिनिटी कंसंट्रेशन की बात करते हैं, फॉर्मूला होता है CS इज इक्वल टू CQ अपॉन C माइनस CU माइनस P इफेक्टिव। एक ये फॉर्मूला हो सकता है, इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाकर देख सकते हैं, CQ अपॉन, इसको Q लिखना है, C मत लिखना, Q माइनस CU प्लस P इफेक्टिव। अब देखिएगा यहां पर कुछ पैरामीटर यूज किए गए हैं, वो पैरामीटर क्या है एक एक करके उनको डिस्कशन करते हैं। तो ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, अगर कभी न्यूमेरिकल में पूछ लिए, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया तो है क्या, ठीक है।
CS है सैलिनिटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन, मतलब पहले जो पानी है, जिस पानी को हम डाल रहे हैं इरिगेशन के लिए, उस पानी की कंसंट्रेशन क्या है? C। तो अगर हम C लिखें तो C है सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ इरिगेशन वाटर। और इरिगेशन वाटर की सॉल्ट कंसंट्रेशन किसमें है? या तो ppm में लिखो और मिलीग्राम पर लीटर में, किसी में भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगेन CS क्या है? CS है हमारा सैलिनिटी कंसंट्रेशन या सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन की सॉल्ट कंसंट्रेशन किसमें है? ppm में या फिर मिलीग्राम पर लीटर में है, ठीक है। अब Q की बात करें, Q है अप्लाइड अमाउंट ऑफ वाटर, और ये अप्लाइड अमाउंट ऑफ वाटर है वो आप डेप्थ के फॉर्म में लेंगे, कितना? सेंटीमीटर में, डेप्थ के फॉर्म में लेना है सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करें CU क्या कहलाता है? कंजम्प्टिव यूज, और कंजम्प्टिव यूज क्या कहा जाता है? सेंटीमीटर पर डे में दिया होता है जनरली, किसमें? सेंटीमीटर पर डे में। अब समझना कंजम्प्टिव यूज क्या कहलाता है। मान लीजिए ये आपका पौधा लगा हुआ, ठीक है, इस पौधे में क्या हो रहा है? यहां से पत्तियों से कुछ एवापोरेशन हो रहा है पानी का, ठीक है, और कुछ पानी का एवापोरेशन ग्राउंड से हो रहा है। तो दोनों जगह से अगर हम बात करें, पत्तियों से जो होता है उसको बोला जाता है ट्रांसपिरेशन, क्या बोला जाता है? ट्रांसपिरेशन। और सॉइल से जो हो रहा है उसको बोला जाता है इवेपोरेशन। और इन दोनों को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? कंजम्प्टिव यूज ऑफ वाटर, मतलब कितना वाटर यूज किया गया प्लांट्स के द्वारा अपनी ग्रोथ के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कंजम्प्टिव यूज ऑफ वाटर। क्लियर है बात, ठीक है। और P इफेक्टिव क्या है? P इफेक्टिव जो है वो इफेक्टिव रेनफॉल ओवर द ग्राउंड, और रेनफॉल भी हम बात करेंगे किसमें? सेंटीमीटर। अब ये क्या है सर? ये क्या है? तो बात करिएगा, ठीक है। मान लीजिए एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर हुई रेन होने के कारण कुछ पानी यहां से सरफेस पे फ्लो हो गया, ये किसमें हो गया है? रन ऑफ। और रन ऑफ के अलावा कुछ पानी अंदर चला गया, तो जो अंदर चला गया जिसको प्लांट्स ने यूज किया है, सॉइल के अंदर चला गया, और जिसको प्लांट्स यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि जो वाटर रन ऑफ हो गया है, बह गया है, उसको तो यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं जो पानी यूज कर पा रहे हैं, उस पानी की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा P इफेक्टिव। क्या बोला जाएगा? P इफेक्टिव बोला जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। तो ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है कि जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है, इस तरीके से निकालने में हमें क्या होता है? जो इरिगेशन वाटर दिया उसकी भी कंसंट्रेशन चेक करो, जो सॉइल में मिक्स हुआ उस सॉइल का भी कंसंट्रेशन यूज करो, फिर उसके बाद हम जो हमारा अप्लाइड लोड है उसको हम देखें कि वो क्या है, अप्लाइड वाटर है, अप्लाइड तरीका है जिससे हम डिस्चार्ज ले रहे हैं वो देखें, और फिर उसके बाद हम क्या देखें? हम P इफेक्टिव देखें, CU देखें। तो हर बार एक ये टीडियस प्रोसेस है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और अगर हम इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की बात करते हैं, तो हमारे लिए एफिशिएंट नहीं होता है। तो इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। तो नोट करके पॉइंट लिखिएगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन is defined in terms of electrical conductivity, EC in micromole, micromole पर सेंटीमीटर। इन माइक्रोमोल्स पर सेंटीमीटर जो यूनिट है वो क्या होगी? माइक्रोमोल्स पर सेंटीमीटर। और अगर मोल्स पर सेंटीमीटर में आया तो क्या तुम माइक्रो से मोल्स में कन्वर्ट कर लोगे? तुम्हें पता है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना होता है? 10 की पावर -6। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 की पावर -6, ठीक है। तो 1 इसको किसमें एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोमोल्स पर सेंटीमीटर एट
25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को माइक्रोमोल्स पर सेंटीमीटर में डिफाइन करते हैं और कितने डिग्री पर डिफाइन करते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर डिफाइन किया जाता है। अब यहां पर बात होती है सर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे, तो तुमने देखा होगा, एक्सपेरिमेंट किए होंगे, क्या पानी लिया, यहां पर लगाया इलेक्ट्रोड, यहां पर लगाया कैथोड, ठीक है। अब तुमने पानी में क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट किया, करेक्ट किया तो प्लस माइनस आयन हो गए, तो प्लस एक साइड पे भागेंगे सारे और माइनस आयन एक साइड पे भागेंगे। तो जब ये सर्किट कंप्लीट होगा तो पानी में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो जाएगा या नहीं। अगर सॉल्ट ज्यादा होंगे तो ज्यादा करंट होगा, सॉल्ट कम होंगे तो करंट कम होगा। तो उस बेसिस पे हम यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिफाइन करते हैं। अब तुम सोच रहे हो सर इसमें क्या पूछेगा, इसमें बेटा पूछता है वैल्यूज। तो यहां एक टेबल बनाना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इरिगेशन वाटर, किसमें, माइक्रोमोल्स पर सेंटीमीटर में। और यहां पर हमारा क्या लिखेंगे हम, टाइप ऑफ इरिगेशन वाटर, टाइप ऑफ इरिगेशन वाटर, इरिगेशन वाटर है उसका टाइप क्या है, और आगे की साइड पे लिखेंगे हम इसका रिमार्क, आगे की साइड पे क्या लिखेंगे, रीमार्क। तो इस तरीके से हम एक टेबल को कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं। अब टेबल कंप्लीट करना है तो अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 250 माइक्रोमोल्स पर सेंटीमीटर से कम होती है तो उसको हम बोलते हैं लो सैलिनिटी वाटर, लो सैलिनिटी वाटर। और लो सैलिनिटी वाटर की अगर हम बात करते हैं तो लो सैलिनिटी वाटर को हम C1 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं सोडियम वाटर को, तो सोडियम वाटर को हम S1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसकी भी बात करूंगा आगे, लेकिन अभी ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस देन 250 है, लो सैलिनिटी वाटर, तो हम बात करते हैं रिकमेंडेड फॉर ऑल क्रॉप्स, रिकमेंडेड फॉर ऑल क्रॉप्स, सभी तरीके की क्रॉप्स के लिए ये वाटर को रिकमेंडेड किया जाता है। बट अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 250 से लेकर के इंक्लूडिंग 250 750 के बीच में है तो इसको बोला जाता है, सॉरी, मीडियम सैलिनिटी वाटर, मीडियम सैलिनिटी वाटर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है C2 से, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो ये क्रॉप्स ऑफ वाटर, अगर हम बात करते हैं दिस वाटर कैन बी यूज्ड बाय सम ऑफ द क्रॉप्स, सम ऑफ द क्रॉप्स, केवल और केवल कुछ क्रॉप्स के द्वारा ही यूज किया जाता है आफ्टर ट्रीटमेंट, केवल ट्रीटमेंट के बाद, केवल ट्रीटमेंट के बाद इसको हम थोड़ा सा यूज कर सकते हैं कुछ क्रॉप्स के लिए, सभी क्रॉप्स के लिए नहीं। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 750 इंक्लूडिंग 750 से लेकर के 2250 के बीच में होती है, 2250 माइक्रोमोल्स पर सेकेंड, तो ये कहा जाता है हमारा हाई सैलिनिटी वाटर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं C3 से। अगर हम C3 की बात करें, यूज्ड फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल ओनली, केवल और केवल कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए इसको यूज किया जाता है और किसी भी तरीके की सॉइल के लिए यूज नहीं किया जाएगा। वैसे जनरली C3 और C4 को किसी भी सॉइल के लिए रिकमेंडेड नहीं किया जाता है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर 2250 से ज्यादा है, 2250 से ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं वेरी हाई सैलिनिटी वाटर, और इसको बोलते हैं C4 कैटेगरी, नॉट रिकमेंडेड फॉर एनी क्रॉप, नॉट रिकमेंडेड फॉर एनी क्रॉप्स, किसी भी तरीके की क्रॉप्स के लिए इसको रिकमेंडेड नहीं किया जाता है, किसी भी तरीके की क्रॉप्स के लिए रिकमेंडेड नहीं किया जाता। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ले लिया है सभी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो यहां पर हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और मैं ये बात करूंगा, ये वाला टॉपिक पे मैं बोल रहा हूं 5 स्टार लगा लेना, क्योंकि हर बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सैलरी इस टेबल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो याद करने का तरीका 2200, 250, 250 से 750, 750 से 2250, 3 वैल्यू याद करना है, 250, 250 से 750, 750 से 750 से 2250। तो इस तरीके से थोड़ा सा वैल्यू याद करोगे, जैसे 2 है, 2 का 3 गुना 6 प्लस 7, 7 का 3 गुना 21, और 21 में 1 जोड़ो 122, हो गया याद, हो गया याद।
ठीक है, तो 50-50 सब में ऐड कर देना, 2 से 3 गुना करना 7 और 3 गुना से यहां पे 3 गुना करना और 1 कर देना 2250। क्लियर? अब थोड़ा सा याद करने का रिलेटेबल तरीका यहां पर बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं। और जनरली अगर हम देखें तो C3 एंड C4 क्वालिटी ऑफ वाटर, सॉरी C3 एंड C4 जनरली किसी भी सॉइल के लिए यूज नहीं किया जाता है, किसी भी तरीके की क्रॉप्स के लिए यूज नहीं किया जाता है। क्लियर है बात? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। चलो समझ में आ रही है ना चीजें? अब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्वेश्चंस भी आई होप आपसे बनने लगेंगे। मैं प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करवाऊंगा, लेकिन कुछ समय बाद, थोड़ा सा हम आगे निकल जाएं, उसके बाद हम यहां पर प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है? एक्सचेंजेबल सोडियम आयन। एक्सचेंजेबल सोडियम आयन क्या बोला गया है? ठीक है, एक्सचेंजेबल क्यों बोला गया है? देखो आपको पता होगा, क्या पता होगा आपको? यह पता होगा कि सोडियम जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ? सोडियम रिएक्ट करता है किसी भी एलिमेंट के साथ। तो सोडियम आयन जो है वो फ्री है, प्लस उसने X के साथ रिएक्ट किया, तो मान लो X है हमारा CaSO4, ठीक है, CaSO4, तो जिस CaSO4 के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनेगा? Na2SO4 और Ca+2 निकाल देगा। तो सोडियम की जो पैरामीटर रहता है, अगर हम देखें सोडियम को, तो सोडियम स्टेबल होने के लिए अपने आयंस को एक्सचेंज करता रहता है और एक्सचेंज करने के साथ नए बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, और इस कारण से वो सॉइल को क्या करेगा? सॉइल को या तो स्टिकी बना देगा और ड्राई होने पे क्रम्बल्ड बना देगा। और दोनों ही केसेस में अगर ड्राई कर दिया है, क्रम्बल्ड बना दिया है, और यदि स्टिकी बना दिया है, तो आपके पोर्स क्या हो जाएंगे? कम। पोर्स यानी वॉइड्स कम हो जाएंगे। वॉइड्स कम हो गए, वाटर परकोलेट नहीं हुआ, और वाटर परकोलेट नहीं हुआ तो रूट जोन तक वाटर नहीं पहुंचा, रूट जोन तक वाटर नहीं पहुंचा, ऑस्मोसिस प्रोसेस अफेक्ट हो गई। ऑस्मोसिस प्रोसेस का मतलब क्या है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू जड़ें पानी को लेती हैं और तने को ट्रांसफर करती हैं। जड़ें पानी को लेती हैं और तने को ट्रांसफर करती हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस में क्या होता है? जनरली फ्लूइड जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होना स्टार्ट होता है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है? फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्या कर रहा है? या तो स्टिकी बना रहा है, जब सॉइल क्या है? प्लास्टिक बना रहा है, स्टिकी बना रहा है। जब क्या है? जब हमारा वेट है, और जब ड्राई हो रहा है तो क्रम्बल्ड कर रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम बात कर रहे हैं जो सॉइल है वाटर की प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है। एरिएशन प्रोसेस, वाटर अगर रूट जोन में एयर नहीं जाएगा तो वहां पर अफेक्ट करेगा। परमिएबिलिटी, अगर वॉइड्स बंद हो रहे हैं तो वॉइड स्पेस बंद हो रहा है, और वॉइड स्पेस बंद होने का मतलब क्या है? परमिएबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। तो ये सारे पैरामीटर के कारण हमारा क्या होता है? ये हानिकारक हो जाता है। तो सोडियम टू सॉइल के लिए बहुत हानिकारक है। क्लियर है बात? तो सोडियम टू सॉइल के लिए बहुत हानिकारक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन मेक्स द सॉइल, क्या बोल रहे थे हम? हाँ, मेक्स द सॉइल प्लास्टिक। मतलब क्या है? sticky when wet and crumbled when dry. Make the soil plastic, which affects the aeration, ठीक है, एरिएशंस, ठीक है। अगर हम बात करें एयर का सर्कुलेशंस की बात करें, विच अफेक्ट, ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखो, विच अफेक्ट द एयर सर्कुलेशन इन रूट जोन एंड ऑल्सो अफेक्ट द permeability of soil by changing void space. Hence
hence reduces the yield। अब हमसे बात की जाती है कि सर ये बताइएगा एक्सचेंजेबल सोडियम आयंस निकालना किससे है। तो एक्सचेंजेबल सोडियम आयन निकालने के लिए एक पैरामीटर यूज होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जिसे हम बोलते हैं सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, और इसको बोला जाता है SAR। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब SAR की वैल्यू कई बार निकालने को बोलते हैं, तो SAR इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन अपॉन अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन अपॉन 2। ये हमारी SAR की वैल्यू हो जाती है। किसकी वैल्यू होती है? SAR। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। कई सारे एग्जाम में इसका या तो फॉर्मूला पूछ लिया गया है या डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछ लिया गया है। न्यूमेरिकल कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखिएगा यहां पर कि यहां पर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो SAR किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सचेंजेबल सोडियम आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा पॉइंट लिख दे रहा हूं। यहां पर Na प्लस एंड Ca प्लस एंड Mg+2 इनकी कंसंट्रेशन जो लिखना है वो कंसंट्रेशन जो लिखी गई है वो इन EPM में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? EPM, इक्विवेलेंट पर मिलियन में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? इक्विवेलेंट पर मिलियन। ध्यान रखना PPM में नहीं है, इक्विवेलेंट पर मिलियन। 1 मिलियन में कितने इक्विवेलेंट मोल्स हैं, कितने इक्विवेलेंट्स आयन हैं, उस फॉर्म में यहां पर लिखा गया है। और अगर कभी आपको कंसंट्रेशन PPM के फॉर्म में दिया है या मिलीग्राम पर लीटर के फॉर्म में दिया है, उसको आपको कन्वर्ट करना है EPM के फॉर्म में, तो वो कन्वर्जन कैसे करोगे? वो ध्यान रखना। EPM इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आयन, जो भी आयन की कंसंट्रेशन है, किसमें? PPM में या मिलीग्राम पर लीटर में, अपॉन एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। जनरली आपको EPM की वैल्यू दी जाएगी, बट अगर EPM की वैल्यू नहीं दी गई है तो कैसे निकालोगे? कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन मिलीग्राम पर लीटर या PPM अपॉन एटॉमिक वेट इनटू वैलेंसी। एटॉमिक वेट आपको पता होगा सोडियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का। वैलेंसी आपको सामने दिखाई दे रहा है 1, 2 and 2। तो इस तरीके से वैलेंसी दी जाएगी, एटॉमिक वेट दिया जाएगा, और उस बेसिस पे आप यहां पर आंसर निकाल लेंगे, EPM में निकाल लेंगे। तो ये पूरा पॉइंट समझ में आया या नहीं? एक्सचेंजेबल सोडियम आयन क्लियर है? इस तरीके से एक्सचेंजेबल सोडियम आयन निकालना है SAR के फॉर्म में। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी क्या होता है बच्चा, एक टेबल से क्वेश्चन पूछा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि सोडियम सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर एक और टेबल बनेगा SAR के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बनेगा? SAR के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हम बात करें, यहां पर हम लिखेंगे SAR वैल्यू। यहां पर क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ वाटर। ठीक है, यहां पर क्या लिखा जाएगा? रिमार्क। अब हम एक एक करके लिखते हैं। ठीक है, अगर SAR की वैल्यू 0 से लेकर के 10 के बीच में है, 0 से लेकर के 10 के बीच में है, तो इसको बोला जाता है लो सोडियम वाटर। और लो सोडियम वाटर को हम S1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें तो रिकमेंडेड फॉर ऑल क्रॉप्स, सभी क्रॉप्स के लिए रिकमेंडेड होता है। लेकिन अगर वैल्यू 10 से लेकर 18 के बीच में आ जाती है तो इसको बोलते हैं मीडियम सोडियम वाटर, S2। तो अगर मीडियम सोडियम वाटर की बात करें तो इट कैन बी यूज्ड आफ्टर ट्रीटमेंट विथ जिप्सम। किसके साथ? जिप्सम के साथ इसका ट्रीटमेंट करना है। इसको जो ट्रीट करना है वो किसके साथ करना है? जिप्सम के साथ। और जिप्सम क्या होता है? CaSO4। तो CaSO4 के साथ ये क्या कर लेगा? रिएक्ट करके Na2SO4 बनाएगा और Ca+2 को हम रिजॉल्व कर देंगे। और जो हम बात कर रहे हैं Na2SO4 बनेगा। देखो रिएक्शन बता देता हूं यहां पे। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं सोडियम आयन प्लस CaSO4,
ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, Na2SO4 बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, Ca+2। तो ये जो हमारा Na2SO4 बन रहा है, इट रिड्यूसेस द SAR वैल्यू, इट रिड्यूसेस SAR वैल्यू। अगर S2 में SAR वैल्यू ज्यादा आ रही है, 10 से 18 के बीच में आ रही है, तो जो Na2SO4 बनेगा ये SAR की वैल्यू को कम करके 10 की रेंज में भी ला सकता है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, किसके साथ ट्रीट करते हैं, तो ध्यान रखना जिप्सम के साथ ट्रीट करते हैं। सोडियम को किसके साथ, जिप्सम के साथ ट्रीट करके इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर 18 to 26, कितना, 18 to 26, और अगर हम 18 to 26 की बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, हाई सोडियम वाटर, S3। तो हम बात करेंगे जनरली नॉट यूज्ड बट in any case used for coarse grain soil after treatment के बाद किसके लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो फिर से SAR वैल्यू को कम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रेटर देन 26, तो हम क्या बोलेंगे, वेरी हाई सोडियम वाटर, इसको क्या बोलेंगे, S4, और नॉट यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ क्रॉप, किसी भी टाइप ऑफ क्रॉप के लिए इसको यूज नहीं किया जाता है। तो इसको याद करने का तरीका, 0 से 10, 10 में 8 जोड़ो 18, 18 में 8 जोड़ो 26। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद आप रख सकते हैं। क्लियर है। और ये टेबल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे गए। अब सिंपली क्वेश्चन देखो पूरा बना के क्या पूछेगा, बोलेगा सोडियम कंसंट्रेशन ईपीएम में इतना है, कैल्शियम कंसंट्रेशन ईपीएम में इतना है, मैग्नीशियम कंसंट्रेशन ईपीएम में इतना है। तो बताइए सॉइल जो इरिगेशन वाटर की क्वालिटी वो कौन सा है। ऑप्शन है लो सोडियम वाटर, मीडियम सोडियम वाटर, हाई सोडियम वाटर, वेरी हाई सोडियम वाटर। तो उसके लिए पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और SAR की वैल्यू याद होना चाहिए, तब जाकर के आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन टिपिकल नहीं है बट क्वेश्चन कंसेप्चुअल बना दिया गया है, कंसेप्चुअल। तो ये वैल्यू याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने दो चीजें पढ़ ली, एक तो क्या पढ़ा, सॉल्ट कंसंट्रेशन, उसी में हमने सेडिमेंट की भी बात कर ली है, और दूसरा हमने पढ़ लिया है सोडियम आयन कंसंट्रेशन या एक्सचेंजेबल सोडियम आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अगर हमने एक्सचेंजेबल सोडियम आयन कंसंट्रेशन की बात की है तो एक्सचेंजेबल सोडियम आयन, नोट करके कुछ पॉइंट लिखवा देता हूं। ठीक है, तो एक पैरामीटर पूछा गया है, जो एक्सचेंजेबल सोडियम आयन होते हैं, एक्सचेंजेबल सोडियम आयन होते हैं, Na+ होते हैं जो, वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन, क्या बोला जाता है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10% ऑफ टोटल एक्सचेंजेबल आयन, टोटल एक्सचेंजेबल आयन। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, मतलब देखो अगर एक सोडियम आयन है एक्सचेंजेबल है, पोटेशियम आयन है एक्सचेंजेबल है, Ca+2 है, Mg+2 है, मान लो एक्सचेंजेबल है। अगर इन सभी का कंसंट्रेशन जो मैं बोल रहा हूं 100% बोल रहा हूं, ठीक है, तो सोडियम आयन, केवल सोडियम आयन 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल में जो पूरे का कंसंट्रेशन है उसका सोडियम का जो परसेंटेज है वो 10% से ज्यादा नहीं होना, पूरे के 10% से ज्यादा नहीं होना, टोटल के 10%, इस 100% का जो 10 वैल्यू आए 10 वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन ऑब्जेक्टिव में पूछी गई है, ऑब्जेक्टिव में पूछी गई है कि एक्सचेंजेबल सोडियम आयन, टोटल एक्सचेंजेबल आयन जो प्रेजेंट है हमारे इरिगेशन वाटर में, उसका कितने प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात। तो ये बात आपने समझ ली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, ये वाटर की पैरामीटर समझ में आ रहा है ना, देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहले डिस्कशन क्या किया, ये अफेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं। अब क्या बता रहा हूं, इनकी वैल्यूज बता रहा हूं केवल, तो वैल्यूज तो याद करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा तरीका भी हमने बात किया है किस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बोरॉन कंसंट्रेशन। बोरॉन कंसंट्रेशन, तो बोरॉन कंसंट्रेशन अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो सोर्स क्या होता है, सोप,
सोप या डिटर्जेंट जनरली हमारा बोरॉन कंसंट्रेशन का सोर्स होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ बोरॉन is useful for crops, but boron concentration greater than 0.3 ppm not acceptable 0.3 ppm से ज्यादा हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब बोरॉन कंसंट्रेशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.3 ppm 0.3 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन द मैक्सिमम टॉलरेटेड क्रॉप के लिए जो बोरॉन कंसंट्रेशन की बात की गई है, तो बोरॉन कंसंट्रेशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4 ppm 4 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम बात करेंगे, अगर क्वेश्चन आता है किस तरीके, समझना बात को। मैंने बोला एक है राम भाई साहब, एक है श्याम भाई साहब, दोनों के लिए अगर 0.3 ppm से दे दिया तो हानिकारक है। क्या है? बोरॉन हानिकारक है। लेकिन राम भाई साहब के लिए अभी भी बोरॉन थोड़ा ज्यादा झेल सकते हैं। ठीक है, जैसे राम भाई साहब श्याम भाई साहब वेट उठा रहे हैं, तो दोनों के लिए जो वेट उठाना है वो 5 किलो तक आराम से उठा सकते हैं। लेकिन राम भाई साहब की कुछ टॉलरेंस लिमिट कुछ ज्यादा है, वो 5 की जगह 10 भी उठा सकते हैं, लेकिन श्याम भाई साहब नहीं उठा पाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम टॉलरेंस कितनी है? मैक्सिमम टॉलरेंस कुछ क्रॉप्स के लिए, ठीक है, कुछ क्रॉप्स के लिए जो मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट है वो 4 ppm है। 4 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इन जनरल जो बात करें वो 0.3 ppm है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जनरली इन जनरल वैल्यू पूछा जाएगा, वो 0.3 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पीएच वैल्यू, पानी की पीएच वैल्यू, जो पानी की पीएच वैल्यू है वो अराउंड 11 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 11। तो जनरली हम बात करते हैं 10 to 11 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 to 11। अगर पीएच वैल्यू इससे ज्यादा है, तब भी पानी हमारा यूजफुल नहीं है, या पीएच वैल्यू इससे कम है, तो उस कंडीशन में भी पीएच वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीएच है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ इरिगेशन वाटर की जो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए वो पीएच की, वो कितनी होनी चाहिए? वो होना चाहिए 11, 10 to 11। और मैक्सिमम जो हम बात करेंगे 11 तक जा सकती है। क्लियर? इससे ज्यादा होगा वो पानी यूज करना ही नहीं है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी जो है वो हमारी क्या है? सल्फर की वैल्यू। सल्फर, तो सल्फर की बात करें तो सल्फर का जो कंसंट्रेशन है वो जीरो से कंसंट्रेशन जो है वो 0 से 192 के बीच में होना चाहिए फॉर गुड क्वालिटी वाटर के लिए इतना होना चाहिए। बट अगर इट्स कंसंट्रेशन को शुड नॉट बी ग्रेटर देन 480 ppm, तो ये किस में है? ये भी ppm में। ये किस में है? ppm में। तो अगर हम बात करें 480 ppm से ज्यादा नॉट सुटेबल फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए ये सुटेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पोटेशियम कंसंट्रेशन यानी K प्लस की वैल्यू की बात करें। ठीक है, K प्लस की वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती है वो कंसंट्रेशन 0 से लेकर के कितना था? हाँ, 0 से लेकर के 140 ppm के बीच में होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 से लेकर के 140 ppm के बीच में फॉर गुड क्वालिटी वाटर के लिए। और इसकी वैल्यू 600 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए फॉर एनी टाइप ऑफ क्रॉप।
मतलब अगर 600 ppm से ज्यादा है उस पानी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन 140 से 600 mm के बीच में है तो कुछ क्रॉप्स के लिए यूज किया जा सकता है। तो इतनी सारे पैरामीटर हमने पढ़ लिए। हमने क्या क्या पढ़ लिया है? सोडियम आयन कंसंट्रेशन, सल्फर का कंसंट्रेशन, पोटेशियम का कंसंट्रेशन, बोरोन का कंसंट्रेशन। ये सारी वैल्यू आपको याद रखना, SAR वैल्यू और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू। तो ये सारी वैल्यू आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़े, सॉरी। तो देखो यार, चीजें समझ में आ रही हो ना तो नोट डाउन करते जाना, और जो भी डाउट हो बेझिझक पूछो यार, क्योंकि अगर आज तुमने डाउट नहीं पूछा तो एग्जाम हॉल में बैठ के डाउट आएगा। एग्जाम हॉल में बैठ के डाउट आएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। आज डाउट आया, शर्म लिहाज छोड़ो, आज पूछ लोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, एग्जाम हॉल में फायदा हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो हम लिखने वाले हैं सोडिक सॉइल। सोडिक सॉइल, ठीक है। अगर सोडिक सॉइल की बात करें तो सोडिक सॉइल से एक बात पता चल रहा है कि ऐसी सॉइल जिसमें सोडियम का अमाउंट ज्यादा है। सोडियम का अमाउंट क्या है? बहुत ज्यादा है। और सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम में किसकी बात कर रहे हैं? हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम आयन। हाई कंसंट्रेशन, तो हमने बोला हाई कंसंट्रेशन कब एक सॉइल को सोडिक सॉइल बोला जाएगा? जब एक्सचेंजेबल सोडियम आयन 15% से ज्यादा हो जाते हैं। 15% से ज्यादा हो जाते हैं, उस कंडीशन में सॉइल को क्या नाम दिया जाता है? हमारा नाम दिया जाता है सोडिक सॉइल। मैन दिस, ऐसा लिखेगा, दिस इज द सॉइल characterized by high concentration of sodium ion, Na plus ion, high concentration of sodium ion. For sodic soil, exchangeable sodium ion is greater than 15%। जब 15% से ज्यादा हो जाते हैं एक्सचेंजेबल सोडियम आयन, तो उस सॉइल को क्या बोला जाता है? 15%। बट अगर सोडियम कंट्रोल्ड में है तो एक्सचेंजेबल सोडियम आयन टोटल कंसंट्रेशन के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल एक्सचेंजेबल जो कंसंट्रेशन है, टोटल एक्सचेंजेबल आयन की कंसंट्रेशन है उसके 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए सोडियम कंसंट्रेशन आयन। बट ये तो कितने हो गए? 15% से भी ज्यादा हो गए हैं, और ऐसी सॉइल को क्या नाम दिया गया है? सोडिक सॉइल। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सोडिक सॉइल के लिए एक्सचेंजेबल सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कितना होता है? जनरली ग्रेटर देन 15% होता है, ग्रेटर देन 15। और अब आ गया है सोडियम, तो सोडियम क्या करेगा? आपकी सॉइल को बनाएगा इनफर्टाइल। क्या बनाएगा? इनफर्टाइल। तो ये बात कर रहे हैं, दिस सॉइल इज फाइंड आउट इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। ये भी पॉइंट ध्यान रखना, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में, मतलब रेगिस्तानी एरिया में ज्यादातर मिलती है, ठीक है। एंड this soil is weak soil and easily crumbled soil having less permeability। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्सचेंजेबल सोडियम आयन आ गए, तो सॉइल को कैसा बनाएंगे? स्टिकी, मतलब पोर्स को पास लाएंगे, और पोर्स को पास लाएंगे तो उस कंडीशन में परमिबिलिटी क्या हो जाएगी? वॉइड क्या हो जाएगा? कम, वॉइड स्पेस कम हुए तो परमिबिलिटी क्या हो गई है? परमिबिलिटी कम हो गई है। लेस परमिबिलिटी मतलब डिले इन वाटर सीपेज में क्या करेगा? डिले करेगा। एंड शोज different physical and chemical property,
डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है पीएच में चेंजेस हो सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है अपीयरेंस, कभी ज्यादा स्टिकी हो जाएगा, कभी क्रम्बल्ड हो जाएगा इजीली, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। और अगर परमेबिलिटी कम हुई तो बताइएगा, ठीक है, अगर परमेबिलिटी कम हुई तो बताइए सॉइल की इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कैसी होगी? तो हम लिख लेंगे लेस इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, मतलब इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो हम बात कर रहे हैं सॉइल की इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी भी क्या होती है, लेस हो जाती है। और इसके आगे लिख सकते हैं अल्टीमेटली रिड्यूसेस द क्रॉप यील्ड। ये सारे पॉइंट क्या करेंगे, क्रॉप यील्ड को कम कर देंगे, अल्टीमेटली क्रॉप यील्ड को कम कर देंगे। तो ये सोडिक सॉइल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इस सॉइल को आगे मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है, नॉट अगले लेक्चर में, बट हां बीच में कभी मैं इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करने वाला हूं, ठीक है। तो सोडिक सॉइल क्लियर है। तो यहां पर ये आपके इरिगेशन वाटर की क्वालिटी हो गई है। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचता है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में, ठीक है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कौन कौन से इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, किस तरीके से होते हैं, एक किसी एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट, तीन तरीके के इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, दूसरा मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करता हूं तो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट किन्हें बोला जाता है, वो प्रोजेक्ट जिनके लिए कल्चरेबल कमांड एरिया, कल्चरेबल कमांड एरिया का मतलब क्या होता है, कल्चरेबल कमांड एरिया वो कमांड एरिया, टोटल एरिया का वो एरिया जिसमें क्रॉप लगाई जाती है, जिसमें एग्रीकल्चर किया जाता है। मान लो एक बहुत बड़ा लैंड है, वहां पर रोड भी बनी है, वहां पर एग्रीकल्चर लैंड भी है, वहां पर किसी और तरीके का प्लेग्राउंड भी है, तो वो टोटल एरिया जो हो गया वो ग्रॉस एरिया हो गया। उसमें से जिस एरिया पे खेती हो रही है वो हमारा कल्चरेबल कमांड एरिया कहा जाता है, ठीक है। तो अगर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो कल्चरेबल कमांड एरिया अप टू 2000 हेक्टेयर होता है। कितना होता है, 2000 हेक्टेयर। मेजर के लिए ग्रेटर देन 10,000 हेक्टेयर होता है। और अगर हम बात करें मीडियम प्रोजेक्ट के लिए तो 2000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर तक वैल्यू हो जाती है। लेकिन कॉस्ट की बात करें भैया, कॉस्ट तो कॉस्ट की जो बात करते हैं यहां पर कॉस्ट लेस देन 5 करोड़ होती है। जनरली 0.25 से लेकर के 0.5 करोड़ के बीच में होती है। कितनी, लेस देन 0.5 करोड़, ठीक है, लेस देन 0.5 करोड़ होता है, ठीक है। मेजर के लिए अगर हम बात करते हैं तो मेजर के लिए जो कॉस्ट होती है वो ग्रेटर देन 5 करोड़ होती है। और अगर हम बात करें मीडियम के लिए तो 0.5 से लेकर के 5 करोड़ के बीच में होती है। तो ऑब्जेक्टिव कई बार यहां से पूछा गया था सीसीए के केस में कि जो प्रोजेक्ट कल्चरेबल कमांड एरिया 4000 हेक्टेयर रखता है उस प्रोजेक्ट को किस इरिगेशन प्रोजेक्ट की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। तो आपको पता है 4000 मतलब 2000 से 10,000 के बीच में मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के केस में उसको काउंट किया जाएगा। तो कॉस्टिंग की बात ये थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है, ऐसा नहीं है ये रिजिड बाउंड्री है, ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, बट ऑन एन एवरेज इसी कॉस्ट के आसपास हमने प्रोजेक्ट की डिफाइन किया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया है। तो इसके अलावा अब मैं एक डाउट सेशन रख लूंगा जल्दी ही, और उसमें आपके सारे डाउट इस चैप्टर के रिगार्डिंग में वहां पर ले लूंगा। नेक्स्ट, यदि मैं बात करता हूं तो अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो भाई लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोग मिले। अभी देखा गया है काफी सारे लोग लेक्चर्स देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है, सब्सक्राइब कम लोग कर रहे हैं। तो भैया सब्सक्राइब करने से तुम्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा। तो सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पर डेली करंट अफेयर्स भी मिल रहा है, साथ ही साथ आपको क्या मिल रहा है, वहां पर क्विजेस भी मिलती रहती हैं वीकली, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।